So Jai Hind friends, welcome to Parikshagar, a one-stop solution for all your competitive examinations. तो कैसे हो यार आप लोग? आज वही इंडियन पॉलिटी की जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं, आज फंडामेंटल राइट्स का थर्ड पार्ट है। तो इसके पहले मैंने 2 पार्ट और कवर किए हैं फंडामेंटल राइट्स के। अगर आपने वो नहीं देखे तो आप जाके पहले वो देख लो, क्योंकि थर्ड पार्ट उसके कंटिन्यूएशन में। तो मैंने आपको बता रखा था कि फंडामेंटल राइट्स का जो चैप्टर है वो काफ़ी बड़ा टॉपिक है, ठीक है। अगर कहीं किसी बुक में पढ़े हो या किसी और जगह से पढ़े हो तो आप देखोगे कि काफ़ी बड़ा टॉपिक है वो। तो ये पॉसिबल नहीं था कि उसको अच्छे से डिटेल में कवर किया जाए और एक वीडियो में कवर किया जाए। तो इसलिए मैंने उसके कुछ सब पार्ट बना दिए। तो हमने उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया था। तो 2 पार्ट मैंने बना दिए हैं, थर्ड पार्ट ये आज है और इसका अगला पार्ट एक आएगा। और अगले पार्ट में ही मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जितने फंडामेंटल राइट्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं आज तक, ठीक है, जिस जिस एग्जाम्स के आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक, उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग इसमें से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं वीडियो पे। माय नेम इज शिवांश श्रीवास्तव और आज के वीडियो का टॉपिक है फंडामेंटल राइट्स, ठीक। तो देखो, बताया ना 2 पार्ट कर लिए। तो राइट टू इक्वालिटी कर लिए, राइट टू फ्रीडम कर लिए। आज अपना पढ़ेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। इतना आज पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी वाला तो बता दिया था, पहले हुआ करता था, अब इसको हटा दिया गया है। कौन से आर्टिकल से हटाया गया है? अमेंडमेंट से, 44th अमेंडमेंट से। और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ये अब हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं फिर से बोलूँगा, जिसने 2 वीडियो नहीं देखी हो वो देख लिया है, क्योंकि कंटिन्यूशन में अभी मैं इसमें कुछ पुराने का लिंकेज करूँगा तो आपको नहीं समझ में आएगा, तो फिर वो काफ़ी अजीब सा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ तो पहला 2 पार्ट देख लो। पहला आएगा आर्टिकल नंबर 23, ठीक। आर्टिकल नंबर 23 बोलता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इस आर्टिकल नंबर 23 की वो हेडिंग पढ़ो, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। तो अब ये क्या होता है? ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स क्या होता है? अब आप बोलोगे अरे भाई आज भी मैं उल्टे साइड गाड़ी चला कर ट्रैफिक बना देता हूँ। नहीं, वो वाला ट्रैफिक नहीं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। इसमें क्या होता है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमंस एज कमोडिटीज। तो जैसे आज हम लोग सामान खरीदते हैं, वैसे ह्यूमंस को जब बाई एंड सेल किया जाता है तो वो बोलते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक। तो जैसे आज हम लोग 5 रुपए की पार्ले जी लेने गए, तो दुकान वाले को 5 रुपए दिए, अब वो अपने को पार्ले जी दे देता है, जी माने जीनियस, ठीक। ऐसे पहले क्या होता था कि ह्यूमंस ऐसे बेचे जाते थे। अगर हिस्ट्री में पढ़े होंगे तो स्लेव प्रथा हुआ करती थी, तो लोग इंसानों को खरीदते थे। और दूसरा क्या बंद हो रहा है? फोर्स लेबर। कि पहले क्या होता था? फोर्स लेबर करवाया जाता था, ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था, विदाउट पे काम करवाया जाता था, ठीक है। तो उसको एक टर्म बोलते हैं बेगार। बेगार उसको बोलते हैं फोर्स लेबर विदाउट पे। क्या? विदाउट पे, कि आपको पैसे नहीं मिलेंगे फिर भी आपको काम करना ही करना है। तो ये 2 चीज़ें होगी हमारी बैन, ये तीनों चीज़ें कर दी गई बंद। और जैसे आर्टिकल नंबर 17 में क्या पढ़े थे? आर्टिकल नंबर 17 जब पढ़े हम लोग, आर्टिकल नंबर 17 पढ़े थे कि अनटचेबिलिटी को हम लोग बंद कर रहे थे, किस? इन ऑल इट्स फॉर्म्स, ठीक, इन ऑल इट्स फॉर्म। चाहे स्टेट अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करेगा तब भी वो मना है, और कोई इंडिविजुअल प्रैक्टिस करेगा वो भी मना है, ठीक। ऐसे सेम आर्टिकल नंबर 23 भी है। आर्टिकल नंबर 23 में अगर स्टेट करेगा मना है, मना है। अगर कोई इंडिविजुअल भी करता है, वो भी मना है। तो इससे खास बात क्या है? जैसे आर्टिकल नंबर 17 में पढ़े, ये पॉसिबल नहीं था जब तक हम कोई एक और लॉ लेके ना आ जाए इंडिविजुअल को रोकने के लिए। जब हम कोई लॉ ना लेके आ जाए, कोई उनके खिलाफ कोई एक्शन के लिए लॉ ना लेके आ जाए, तो ये इसका कोई खास फायदा है नहीं। ऐसे आर्टिकल 23 भी है, अनलेस अनटिल हम कोई लॉ लेके आए इसका कोई फायदा है नहीं, ठीक है। तो हमने ह्यूमन ट्रैफिक को अबॉलिशन करने के लिए लॉ लेके आया। पे के लिए हमने मिनिमम वेजेस एक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, मिनिमम पूरा ले लेता हूँ, मिनिमम वेजेस एक्ट। इसमें क्या है कि सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी आपको पे करना ही करना पड़ेगा। क्या? सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी पे करना ही करना पड़ेगा। अगर आपने वर्क किया ना तो कुछ ना कुछ पैसा देना ही पड़ेगा। मतलब ये इतना सीरियस है कि कभी कभी किसी हिंदी फिल्म में सुने होंगे, किसी बोलता है जज की कैदे बामुशक्कत। बामुशक्कत मतलब वहाँ के जेल में जाके आपसे काम करवाया जाएगा, ठीक है। तो वो जो वर्क आप जेल में भी करते हो, जो काम आप जेल में करते हो, उसके भी आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। उसके भी क्या पैसे मिलते हैं। अब इसमें कुछ ये हो गया एक्सप्लिसिट पार्ट, कुछ इसके इम्प्लिसिट पार्ट भी है। अच्छा, कई फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़े होंगे,
तो एक ड्यूटी थी कि आपको जाना पड़ेगा नेशनल सर्विस पे व्हेन एवर स्टेट कॉल्स यू, ठीक। तो जब नेशनल सर्विस पे नेशनल ड्यूटी पे अगर आपको स्टेट बुलाता है कि आपको आना है, अच्छा मैं स्टेट बोल रहा हूँ ना, तो ज्योग्राफी वाला स्टेट मत समझ लेना। स्टेट की डेफिनेशन हमने आर्टिकल 12 में जो पढ़ी थी, नहीं वो वाली स्टेट की डेफिनेशन है, ठीक है। अगर आपको बुलाता है स्टेट तो आपको जाना पड़ेगा, ठीक। ये नहीं बोल सकते आप कि आपसे जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है, वॉयलेशन ऑफ आर्टिकल 23, आर्टिकल 23 का वॉयलेशन हो रहा है, नहीं बिल्कुल नहीं हो रहा है वॉयलेशन, यू हैव टू, ठीक। अच्छा एक बात और, अगर कभी किसी ने पॉलिटिकल साइंस अच्छा पढ़ा हो तो उसमें अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जब आता है तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली लिखा है कि एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, स्लेवरी क्या होगा, बंद होगा। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि स्लेवरी बंद होगा, तो इसका मतलब क्या, स्लेवरी है नहीं, स्लेवरी नहीं है। आर्टिकल नंबर 23, ये आर्टिकल नंबर 23 ये स्लेवरी को बैन करता है, ठीक है, डायरेक्ट नहीं इंडायरेक्ट रूप से बैन करता है। क्यों, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन एज कमोडिटीज बैन हो गया, फोर्स लेबर जबरन काम बैन हो गया, तो डायरेक्ट स्लेवरी खत्म हो गई, ठीक। बाय कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से स्लेवरी खत्म हो गई। आर्टिकल नंबर 23 अब कोई पूछे तो याद है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, ठीक। अगला, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एटसेट्रा। आर्टिकल नंबर 24 में खास बात है क्या, एटसेट्रा। भाई जब एटसेट्रा कहीं लॉ में लग जाता है ना तो काफी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 24 स्टार्टिंग क्या हुआ था कि जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, अच्छा चिल्ड्रन की डिफिनीशन क्या है, चिल्ड्रन की डिफिनीशन है कि 14 साल से छोटे बच्चे, 14 साल से छोटे बच्चे को चिल्ड्रन हम लोग बोलते हैं। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ठीक है, तब 15 साल हुआ करते थे ये, लेकिन अब 14 साल है। तो क्या हुआ था कि जो चिल्ड्रंस थे उनको हजार्डियस एक्टिविटी, फैक्ट्रीज में, माइंस में, ठीक है, रेलवे कंस्ट्रक्शन में, ऐसे जगह जाने से, ऐसे जगह वर्क करने से कर दिया गया था बैन, बिल्कुल भी बंद कर दिया था। उसके बाद एक इस में अमेंडमेंट हुआ, तो एक लेके आए थे कि एक एक्ट लेके आए थे, उसमें बच्चों को 14 साल से, सॉरी 41 हो गया, 14 साल से छोटे बच्चों को बिल्कुल भी काम नहीं करने दिया जाएगा। आप कहीं भी इसको एम्प्लॉय नहीं कर सकते। ये मैं बता रहा हूँ कैसे कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ। ये जो आज हमारे पास है ना डिटेल्स में, ये इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। पहले बोला गया कि 14 साल से छोटे बच्चों को आप हैजार्डियस जगह पे, मतलब फैक्ट्रीज में, माइंस में काम नहीं करा सकते। उसके बाद है कि आप 14 साल के बच्चों को कहीं भी काम नहीं करा सकते। तो इंडिया में क्या है, जनरली बच्चे जो काम करते हैं मेजोरिटी ऑफ केसेस में फैमिली ओन बिजनेस में करते हैं। अपनी घर की दुकान है, साड़ी की दुकान है, किराने की दुकान है, या अपने खेत है वहाँ काम करते हैं, ठीक है, फैमिली ओन बिजनेसेस में। तो ऐसे तो फिर दिक्कत होगी कि बच्चे कहीं काम ही नहीं कर सकते। तो इसमें बाद में फर्दर रिफॉर्म लेके आया गया, और ये जब एक आरटी आया था ना, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन आया था, तो उसमें बोला गया था कि 6 से 14 साल के जो बच्चे, हमने आर्टिकल नंबर 21A में भी पढ़ा है, 21A में भी सेम चीज़ पढ़ी है, 6 to 14 ईयर के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी। तो इसको रिफॉर्म किया गया और इसके साथ ऐड किया गया, बोला गया कि बच्चों को अब हैजार्डियस जगह में तो बिल्कुल ही नहीं करा सकते। क्या, हैजार्डियस जगह में तो बिल्कुल भी नहीं करा सकते। और घर के कामों में भी, अगर आपको घर के फैमिली ओन बिजनेस में भी लगाना है तो आफ्टर स्कूल टाइम, क्या, आफ्टर स्कूल टाइम, स्कूल टाइम के बाद जो स्कूल का घंटा होता है अपना 8 से 2 वाला, और वैकेशंस में, खाली इस टाइम आप एम्प्लॉय कर सकते हो। तो अब जो हमारा आर्टिकल 24 का वायलेशन तभी माना जाएगा अगर कोई स्कूल आवर्स में विदाउट वैकेशन, छुट्टी के बिना स्कूल आवर्स में काम करा रहा है बच्चों को, या हैजार्डियस एक्टिविटी में काम करा रहा है, ठीक है, तो उसको बोला जाएगा कि आर्टिकल 24 वायलेट हुआ है। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर कोई तुमसे पूछा आर्टिकल 24, तो प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, माइंस, रेलवे कंस्ट्रक्शन साइट और जगह पे मना कर दिया गया। अच्छा, इसका एक स्पिरिट ये था कि जब आर्टिकल 24 बनाया गया, जब बच्चे बचपने से काम करते हैं ना, तो उनके अंदर का इनोसेंस, जो चिल्ड्रंस का एक वो बचपना होता है, वो गायब हो जाता है, ठीक है, इनोसेंस गायब हो जाती है। तो वो नहीं होना चाहिए, इसलिए ऐसी हैजार्डियस जगह पे, डेंजरस जगह पे बच्चों को काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है बच्चों पे, ठीक है। तो आगे चल के शायद वो अच्छे सिटीजन ना बन पाए, इसलिए भी इसको करना काफ़ी ज़रूरी था।
नेक्स्ट चलेंगे भाई, देखो एक्सप्लॉयटेशन वाले खत्म हो गए, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन वाले सारे हमारे खत्म हो गए। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल ये पार्ट 3 भी डन। अब चलेंगे फोर्थ को डन करने। 25, 26, 27 और 28, तो ये काफी इंपॉर्टेंट लॉज हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन में। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, इसको पहले पढ़ लो एक बार। फ्रीडम ऑफ कंशियंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, सबकी फ्रीडम है आपको। आप कुछ भी कोई भी रिलीजन मान सकते हो। क्या? कोई भी रिलीजन मान सकते हो। अगर कोई रिलीजन नहीं मानना, एथियस्ट रहना है तो एथिज्म भी मान सकते हो। आपको इसकी आज़ादी है। ठीक, आर्टिकल नंबर 25 में इसकी आज़ादी है। जो रिलीजन चूज करना चाहो वो रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हो, वो रिलीजन प्रोफेस कर सकते हो, उस रिलीजन को प्रोपागेट कर सकते हो। एथिज्म चाहे किसी को नहीं मानना उसको कर सकते हो। स्टेट को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। ठीक, आप इसके लिए इंडिपेंडेंट हो। अच्छा एक बात और, आर्टिकल नंबर 25 ना इंडिविजुअल राइट्स हैं। क्या? इंडिविजुअल राइट्स हैं कि एक इंडिविजुअल को दिए गए हैं, कि हर एक आदमी के पास अपने अपने अलग अलग राइट्स हैं। ठीक है, ये हो गया आर्टिकल नंबर 25। आपको क्या क्या आज़ादी मिली? कुछ भी कोई भी धर्म मानने की आज़ादी, उसको प्रोफेस करने की, उसको प्रैक्टिस करने की, उसको प्रोपगेट करने की, लेकिन कुछ भी 100% नहीं होता। लिबर्टी आपको मिलती है, लिबर्टी यानी छूट मिलती है, वो भी 100% नहीं होता। हर जगह क्या होता है? रेस्ट्रिक्शंस। तो इसमें भी आर्टिकल नंबर 25 में भी क्या है? रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रेस्ट्रिक्शन। ठीक, तो पहला क्या ग्राउंड हुआ? पहला, आप कुछ भी प्रैक्टिस करो, प्रोफेस करो, प्रोपेगेट करो, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, हेल्थ नहीं डिस्टर्ब होनी चाहिए। पब्लिक ऑर्डर, क्या? पब्लिक ऑर्डर नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए। थर्ड, उसके बाद क्या? मोरालिटी, इमोरल कोई एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। ये हो गया फर्स्ट, ये था सेकंड, ये थर्ड, और फोर्थ क्या है? एनीथिंग इन पार्ट थर्ड। तो पार्ट थर्ड अपना क्या था? पार्ट थर्ड अपन देखे थे। पार्ट थर्ड क्या था? आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक, 12 से 35 तक जो भी आर्टिकल है सब पार्ट थर्ड में आते हैं। तो आपको ये सब करने की आज़ादी है, लेकिन रेस्ट्रिक्शन है। क्या? आप हेल्थ को डिस्टर्ब नहीं करोगे, पब्लिक ऑर्डर को नहीं डिस्टर्ब करोगे, मोरालिटी को डिस्टर्ब नहीं करोगे, और पार्ट थर्ड में कुछ भी है इन सबको भी आप डिस्टर्ब नहीं करोगे। और एक खास बात और, इंडिविजुअल राइट्स है। ठीक, चलेंगे नेक्स्ट की तरफ। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। क्या? रिलीजियस अफेयर्स। तो अब मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, मैनेज करना है यानी लार्ज स्केल पे होगा, यानी ये इंडिविजुअल राइट्स नहीं होंगे, ये होंगे कम्युनिटी के राइट्स। कम्युनिटी को मिले या किसी इंस्टीट्यूशन को मिले। ठीक है, इंडिविजुअल को नहीं मिले, एक ग्रुप को मिले। ठीक है, बहुत सारे लोग हो गए, सो ऑन डॉट 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 डॉट। ठीक, एक ग्रुप को मिले, कम्युनिटी को मिले, आर्टिकल नंबर 26। इसमें सेम वही चीज़ है जो आर्टिकल 25 में है। कंशियंस का क्या कहते हैं? फ्री प्रोफेस, प्रोपागेट, प्रैक्टिस। इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं। इसके पास फॉलोइंग राइट्स मिले हैं कि अपना कोई भी इंस्टीट्यूशन मेंटेन कर सकते हो, उसको अपने धर्म के आधार पे आप मूव कर सकते हो, कोई प्रॉपर्टी ले सकते हो उसके लिए, अपने इंस्टीट्यूशन के लिए, और प्रॉपर्टी के अंदर अपना लॉ चला सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन कुछ भी 100% नहीं होता। इसमें भी रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन है। रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रेस्ट्रिक्शंस क्या है? पहला, सेम हमारा, हेल्थ नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए। पब्लिक ऑर्डर, क्या? पब्लिक ऑर्डर नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए। थर्ड, मोरालिटी, क्या? मोरालिटी नहीं हर्ट होनी चाहिए। इमोरल आपकी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल नंबर 26 ये बोलता है कि आप इंस्टीट्यूशन, आप एज अ कम्युनिटी अपना इंस्टीट्यूशन बना सकते हो, इंस्टीट्यूशन को अपने तरीके से चला सकते हो, उस इंस्टीट्यूशन के लिए आप प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हो,
प्रॉपर्टी के अंदर आप अपने कानून लगा सकते हो तब तक जब तक आप हेल्थ को हर्ट ना करो, हेल्थ ना खराब करो, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब ना करो, इमोरल एक्टिविटी ना करो, तब तक आपके पास ये सारी फ्रीडम है। ठीक, तो आर्टिकल नंबर 26 क्या, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। ठीक, उसके अंदर जो भी सारे पॉइंट्स हैं हमने बात कर लिया उसकी। चलो अगला आर्टिकल नंबर 27 क्या बोलता है भाई, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन। अच्छा एक बात मैं बताना भूल गया, ये आर्टिकल नंबर 25 देखेंगे अगर आर्टिकल नंबर 25, तो इसको एक तरीके से हम लोग प्रियम्बल से भी लिंक कर सकते हैं। क्या, प्रियम्बल से भी लिंक कर सकते हैं। अच्छा आप तुम में से जिसने मेरे प्रियम्बल वाली वीडियो नहीं देखी, देख लो, काफी अच्छी वीडियो बनी है। प्रियम्बल से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो प्रियम्बल में एक है, हमको लिबर्टी मिलती है, लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, आपने काम की बात यहाँ से, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये सारी चीजें अपना प्रियम्बल ही कह देता है। कॉन्स्टिट्यूशन खोले, ये कॉन्स्टिट्यूशन खोले, पहले पन्ना पढ़े, और पहले पढ़ने में ही हमारे पास क्या है, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ठीक, ये सारी चीजें आपको, इसकी लिबर्टी आपको प्रियम्बल से ही मिल जाती है। और ये जो प्रियम्बल में है वो फर्दर हमारे क्या कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स में भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये प्रियम्बल की बात हुई कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो पूरी स्पिरिट है, जो हमारे प्रियम्बल, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा है, वो लिख दी गई है भाई साहब प्रियम्बल में। इतना बढ़िया लिखा हुआ है प्रियम्बल, अगर ध्यान से पढ़े तो। अगर प्रियम्बल वाली वीडियो नहीं देखी तो वापस जाके देख लेना। ठीक है, इस वीडियो खत्म होने के बाद पूरी प्लेलिस्ट बनी रखी है चैनल पे, अगर तुम लोग जाओगे ना तो इंडियन पॉलिटी की एक प्लेलिस्ट बनी रखी है, तो उसमें सारी वीडियोस है लाइन से, और सारी वीडियोस पूरी पॉलिटी कंप्लीट होने तक आएगी उस पर। ठीक है, पूरा कंप्लीट पॉलिटी कवरेज उस पर मिलेगा। पॉलिटी की है, उसमें मैथ्स की बनी हुई है, उस पर ज्योग्राफी की बनी हुई है, जिसमें भी कोई डाउट हो जाके इस वीडियो देख लो। ठीक, चलो अगला चलेंगे आर्टिकल नंबर 27। ये बोलता है फ्रीडम फॉर टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन। किसी रिलीजन को प्रमोट करने के लिए अगर कोई स्टेट टैक्स लेता है, ठीक है, तो ये गलत बात है। या चलो चलते हैं हम लोग हिस्ट्री में, क्या अपन हिस्ट्री में चलेंगे। हिस्ट्री में चलो भाई, दिल्ली सल्तनत के समय पे चलो, दिल्ली सल्तनत के समय पे चलो, कब से, 1206 से लेके 1526 तक। या फिर मुगलों के टाइम में चलो, मुगल एम्पायर में चलो, 1526 से लेके कब तक बोल दें, 1857 तक। ठीक, लास्ट वाले बहादुर जो सब थे, वैसे इतने टाइम तक तो ब्रिटिश आ चुके थे, वो अपना खतरनाक पोजीशन बना चुके थे इंडिया में। ठीक है, 1764 तक लास्ट कहते हैं कि हाँ, कि मुगलों की अथॉरिटी थी, क्योंकि इसके बाद फिर मुगल्स जब ब्रिटिश से हार गए तो फिर पेंशनर बन के रह गए। ठीक, तो इन समय याद करो, एक टैक्स चला करता था जजिया नाम का, जजिया नाम का एक टैक्स चला करता था। ये नॉन मुस्लिम से लिया जाता था। कोई पिलग्रिमेज करने जा रहा हो तो अपने रिलीजियस बिलीफ को फॉलो करने के लिए जजिया कर लिया जाता था। ठीक है, अगर कोई तीर्थ यात्रा कर रहा हो तो उसको जजिया देना पड़ता था, तब उसको पास मिलता था जाने का। ऐसा अब करना मना है। स्टेट किसी भी तरह का टैक्स नहीं ले सकता। ठीक है, आप किसी भी तरह का टैक्स देने के लिए फोर्स नहीं कर सकते कि आपको टैक्स देना है, तब आप अपने रिलीजियस बिलीफ, जो आपके एसेंशियल प्रैक्टिसेस हैं रिलीजन की, उसको कर सको। कोई किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना है। ठीक, लेकिन क्या होता है, कभी कभी अपन जा रहे होते हैं किसी भी रिलीजियस प्लेस पे, तो देखते हैं कि कुछ ना कुछ फीस ली जाती है, एंट्री फीस ली जाती है। कम से कम कुछ भी, कई जगह तो 10-10 रुपए, 1 रुपए भी ली जाती है, कम एकदम नेग्लिजिबल रहती है, लेकिन ली जाती है। तो वो क्या है, ऐसा कोई बोल दे कि आर्टिकल 27 का वॉयलेशन हो रहा है, नहीं, आर्टिकल 27 का वॉयलेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि वो टैक्स नहीं है, वो फीस है। और फीस जो है अलाउड है, फीस ली जाती है उस प्लेस को मेंटेन करने के लिए। उस जगह पे आप जाओगे तो उसको उस जगह को मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, हाइजीन की जरूरत पड़ती है, साफ सफाई की जरूरत पड़ती है, उस जगह को ऑपरेट करने के लिए भी पैसे की जरूरत पड़ती है। तो वो फीस आपसे ली जाती है, और लॉ में सिनोनिम्स नहीं होते। टैक्स अलग होता है और फीस अलग होता है। ठीक है, तो फीस अलाउड है, टैक्स नहीं अलाउड है। स्टेट आपसे किसी तरह का टैक्स नहीं ले सकता। ठीक है, उस जगह पे जाने के लिए आपसे फीस ली जा सकती है, लेकिन आपसे टैक्स नहीं लिया जा सकता। ठीक है, डिफरेंस है। तो आर्टिकल नंबर 27 यही कहता है कि आपसे टैक्सेशन नहीं लिया जा सकता किसी भी रिलीजन के प्रमोशन के लिए, या किसी भी रिलीजन क्या कहते हैं,
रिलीजियस प्रैक्टिस को रोकने के लिए। ठीक, आर्टिकल नंबर 27। आर्टिकल नंबर 28 सबसे प्यारा। आर्टिकल नंबर 28 क्या है? रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जा सकते। क्या? रिलीजियस इंस्ट्रक्शन यानी कहाँ नहीं दिए जा सकते? कहीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, जहां पढ़ाई लिखाई होती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। क्या कहीं किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नहीं जा सकते? क्या नहीं दिए जा सकते? उस पर डिपेंड करता है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन किस तरह का है। तो मैंने वो चारों टाइप के इंस्टीट्यूशन लिख चुके हैं। पहला, जो पूरा पूरा स्टेट मैनेज करता है। दूसरा, जो स्टेट एडमिनिस्टर करता है लेकिन एस्टेब्लिश किया गया था किसी प्राइवेट बॉडी या ट्रस्ट द्वारा, अभी स्टेट उसको मैनेज करता है। स्टेट जिसको रिकॉग्नाइज कर रहा है, जिसको मान्यता प्राप्त स्कूल, मान्यता प्राप्त कॉलेज बोलते हैं, वो वाले। और चौथे हो गए जो स्टेट से फंड, कुछ एड रिसीव कर रहे हैं, वो उस तरह के इंस्टीट्यूशन। तो 4 तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन देखे। ठीक है, अब धीरे धीरे देखते हैं कि इसमें अलाउड है कि नहीं अलाउड है, क्या है। पहला, इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन बाय स्टेट। इसमें आप किसी भी तरह का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते, किसी भी तरह का रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं अलाउड है। दूसरा, इंस्टीट्यूशन जो अभी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है लेकिन किसी प्राइवेट बॉडी या ट्रस्ट द्वारा एस्टेब्लिश किए गए थे, उसमें क्या होगा? उसमें कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया तो जा सकता है, लेकिन अटेंड करना है नहीं करना है, ये पूरा आपके डिस्क्रिप्शन पे है। ठीक है, अगर आप चाहो तो अटेंड कर लो, चाहो तो अटेंड ना करो, आपकी मर्जी। बाकी जो नीचे 2 वाले हैं, जो स्टेट से एड लेते हैं या स्टेट से रिकॉग्नाइज्ड है, उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है। क्या? रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है, और आपको दिया जाएगा तो लेना भी, अटेंड करना भी कंपलसरी है। ठीक, तो ये 4 बातें हो गई। तो आर्टिकल नंबर 28 यही बोलता है कि नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड आउट ऑफ स्टेट फंड्स। ठीक है, और उसके बाद बाकी जो भी लिखा हुआ है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन लिखे हुए हैं। जो मैंने था ये पे लिखा है, मैंने डिटेल में आपको अच्छे से, अब तो मैंने टिक क्रॉस के साइड पे समझा दिया, ऐसे तो समझ में आ ही जाएगा। ठीक, चलो अब इस पे देखते हैं, एक केस स्टडी देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? एक केस स्टडी देख लेते हैं। जब योगा डे आया था ना, योगा डे हमने सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था। ठीक, तो लास्ट गवर्नमेंट में, ठीक है, एक इंस्ट्रक्शन आया था कि हर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, हर स्कूलों में सूर्य नमस्कार करवाना है। क्या? सूर्य नमस्कार करवाना है, सूर्य नमस्कार परफॉर्म करवाना है। तो भाई लोग बिगड़ पड़े ट्विटर पे तो वो चलने लग गया कि वॉल्यूशन ऑफ आर्टिकल 28, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, जनता ही पागल हो गया घूम रही है। तो गवर्नमेंट को क्लैरिफाई करना पड़ा कि नहीं, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं है। सूर्य नमस्कार को आप चाहे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के तरीके से मान लो, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के तरीके से मान लो, या फिर एक्सरसाइज के तरीके से मान लो। एक्सरसाइज भी है, ठीक है, एक्सरसाइज भी है। तो गवर्नमेंट को बताना पड़ा कि सूर्य नमस्कार केवल एक्सरसाइज और केवल एक्सरसाइज माना जाए, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं। क्योंकि सूर्य नमस्कार जब तक मंत्रोच्चारण के साथ ना किया जाए, वो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन में नहीं काउंट होता। ठीक है, मंत्रोच्चारण काफी जरूरी है सूर्य नमस्कार के लिए। ये तो केस स्टडी हो गई, ये तो नहीं पूछता, लेकिन फिर मैंने सोचा कि बता देता हूँ, थोड़ा लिंकेज हो जाएगा कंटेम्प्रेरी अफेयर्स के साथ। पूछेगा यही कि किस तरह के इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देना अलाउड है, किसमें नहीं अलाउड है, किसमें अलाउड है, किसमें नहीं अलाउड है, किसमें अलाउड है लेकिन आपकी डिस्क्रिशन, आपकी इच्छा कि आप अटेंड करो या ना करो, आपकी बिल्कुल इच्छा। ठीक, आर्टिकल नंबर 28 हो गया। आर्टिकल नंबर 28 के साथ ही समापन होता है क्या? फ्रीडम ऑफ रिलीजन का, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का। हमने पढ़ लिया 25, 26, 27 और 28। ठीक, ये कौन सा था? इंडिविजुअल राइट, कंशियंस, प्रोफेस, प्रोपागेट, प्रैक्टिस, इंस्टीट्यूशनल राइट्स। अब इंस्टीट्यूशनल राइट्स ये क्या था? टैक्सेशन नहीं ले सकते। ये क्या था? रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देना नहीं देना। अब लास्ट टॉपिक हमारा आज का, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। क्या? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। चलते हैं हम यहाँ पे, ये देखो आ गया कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स।
अब आर्टिकल नंबर 29 देखे, आर्टिकल नंबर 29 देखे तो आर्टिकल नंबर 29 देखने से ही दिखता है क्या, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज की बात कर रहा है, माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट की बात कर रहा है। लेकिन माइनॉरिटीज क्या होती है, माइनॉरिटीज क्या होती है, तो ये आर्टिकल नंबर 29 में काफी डाइसी है। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स, क्या, residing in any part of India, any section of citizens residing in any part of India। ठीक, अब इस पे हो गई बैंकर कंट्रोवर्सी, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स, एनी पार्ट ऑफ इंडिया, तो इंडिया के ऐसे कई पार्ट हैं, इंडिया के कई पार्ट हैं जहाँ पे कई रिलीजन माइनॉरिटी में, जहाँ हिंदू, इंडिया में जो है हिंदू रिलीजन मेजोरिटी में है, लेकिन इंडिया के कुछ पार्ट हो गए, जैसे कश्मीर का एरिया हो गया, नागालैंड हो गया, वहाँ पे हिंदू भी माइनॉरिटी में है, तो क्या वहाँ उनको भी माइनॉरिटी में जोड़ा जाएगा क्या? तो ये आर्टिकल नंबर 25 में अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। तो एज फार एज माइनॉरिटी इज कंसर्न, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दो तरह की माइनॉरिटी जोड़ी जाती है, एक लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज लैंग्वेज के आधार पे, और एक कल्चरल माइनॉरिटीज, कल्चरल माइनॉरिटीज। ठीक, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल माइनॉरिटीज ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है, मतलब रिकॉग्नाइज करता है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज एंड कल्चरल माइनॉरिटीज। ठीक, अब माइनॉरिटीज के बारे में क्या लिखा है, इनमें आपको राइट्स क्या है कि माइनॉरिटीज को राइट है कि वो अपनी जो अपना जो लैंग्वेज है, अपना स्क्रिप्ट है, अपना कल्चर है, उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको कंजर्व कर सकते हैं, ये उनको अधिकार है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट, कि अपना कल्चर, उनका कोई हेरिटेज, स्क्रिप्ट, लैंग्वेज, सबको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उनके ऊपर कोई ज़बरदस्ती थोपा नहीं दे सकता कि आपको ये लैंग्वेज पढ़ना है, आपको ये कल्चर आपसे फॉलो करना है, आपको ये करना है, नहीं, बिल्कुल नहीं, आर्टिकल नंबर 29 का वॉलेशन है। ठीक, ये हो गया हमारा कल्चरल एजुकेशनल राइट्स का पहला, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। ये याद कर लेना कितने तरह के माइनॉरिटीज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है, लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल माइनॉरिटीज। अभी मैं कोई एग्जाम दिया था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन उसमें ये क्वेश्चन आया था कि कौन से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितना तरह के माइनॉरिटीज को रिकॉग्नाइज करता है, तो लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल। ठीक, चलेंगे नेक्स्ट और आज का लास्ट आर्टिकल नंबर 30 पे। क्या, आर्टिकल नंबर 30 पे, इसमें माइनॉरिटीज सेम हमारी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, क्या, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी और कल्चरल माइनॉरिटीज, ये दो तरह की माइनॉरिटी यहाँ भी बोला गया है। तो मैं इनको क्या है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर, लेकिन क्या इनको आज़ादी है, आर्टिकल नंबर 30 में माइनॉरिटीज के पास राइट्स है, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। ठीक, इसको राइट है क्या कि अपने 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 कल्चर का, अपने रिलीजन का ये कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं उसको अपने कल्चर के हिसाब से, अपने ट्रेडिशन के हिसाब से। ठीक है, और स्टेट ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशन को फंड करने में किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। ठीक, जो माइनॉरिटी द्वारा मैनेज किए जाते हैं। ये हो गया आर्टिकल नंबर 30 में। तो आर्टिकल नंबर 30 में बेसिकली यही पूछता है कि आर्टिकल नंबर 30 में तो एस्टेब्लिश करने का राइट है अपना किसी भी तरह का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटीज को एस्टेब्लिश करने का राइट है। ये आर्टिकल नंबर 30 में एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक, हो गया आज के लिए इतना ही था। आज हमने क्या क्या पढ़ा एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं, इसी पेज पे कर लेता हूँ, हल्का सा है जगह बची हुई है इस पे। आज हमने 23 पढ़ा, क्या, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, शॉर्ट में लिखूंगा भाई, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड बेगार, इसको किया गया खत्म। 24 में क्या पढ़ा भाई हमने, बच्चों को काम नहीं कराना है, चिल्ड्रेंस को हैजार्डियस जगह पे काम, हैजार्डियस जगह पे, और याद करो 14 साल के बच्चों को स्कूल टाइम के बाद अपने घर वाले बिजनेस में लगाना है, हैजार्डियस में, माइंस में, फैक्ट्रीज में, रेलवे कंस्ट्रक्शन में, जहां बच्चों की इनोसेंस जा सकती है वहां पे उनको नहीं लगाना है। अच्छा, बेकार के लिए याद करो मिनिमम वेजेस एक्ट पास किया गया था। ठीक, ये एक्सप्लॉयटेशन वाले हो गए 23, 24, 25 ये रिलीजन वाले आए। क्या था, इंडिविजुअल राइट्स थे, इंडिविजुअल राइट्स कैसे, कंशियंस, प्रैक्टिस, प्रोफेस, प्रोपागेट, याद करो रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन क्या थे, पब्लिक ऑर्डर,
हेल्थ, मोरालिटी और पार्ट थर्ड का कोई सा भी आर्टिकल, ठीक है, उसको हार्म नहीं होना चाहिए थे, रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन। 26 क्या था, ये सेम राइट्स लेकिन किसको मिले, कम्युनिटी को मिले, किसी पूरे पूरे कम्युनिटी को मिल गए, ठीक, किसी पूरे कम्युनिटी को मिल गए। क्या था कि आप अपना क्या कहते हैं जो भी प्रैक्टिसेस है उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, आप उसको अपने हिसाब से गवर्न कर सकते हो, अपना इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश कर सकते हो, इस इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश करने के लिए आप लैंड बाई कर सकते हो, उस प्रॉपर इस एरिया के अंदर आप अपने लॉज चला सकते हो, लेकिन उसमें भी रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन से हेल्थ, मोरालिटी और पब्लिक ऑर्डर, ये 3 रीजनेबल ग्राउंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन किसमें थे, 26 में भी थे। कौन से, हेल्थ, पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी, ये 26 में भी थे। चलेंगे 27 की तरफ। 27 में क्या पढ़ा था, टैक्स नहीं ले सकते, सॉरी, नो टैक्स। 28 में क्या पढ़ा था, 28 में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन वाला था, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते आप। स्टेट द्वारा जो फंड हो रहे हैं स्कूल हैं जो स्टेट डायरेक्ट एडमिनिस्टर करता है, जैसे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, ठीक है, वहाँ पे आप रिलीजियस क्या कहते हैं, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। ऐसे इंस्टीट्यूशन जिसको स्टेट फंड एडमिनिस्टर कर रहा है लेकिन इस्टेब्लिश हुए थे वो किसी प्राइवेट अथॉरिटी या किसी दूसरे ट्रस्ट द्वारा, उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है, लेकिन अटेंड करना या ना करना आपके ऊपर है। आप चाहो तो अटेंड करो, आप ना चाहो तो अटेंड मत करो। बाकी जो स्टेट से रिकॉग्नाइज कॉलेज थे या स्टेट से फंड ले रहे थे उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है और आपको जाके उसको अटेंड करना ही करना पड़ेगा। 29 बताओ, माइनॉरिटीज़ का इंटरेस्ट था कि अपनी स्क्रिप्ट, उसका कल्चर, अपनी लैंग्वेज उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। माइनॉरिटीज़, कितने तरह के माइनॉरिटीज़ थे, कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ थे। सारी बातें याद आ रही हैं। आर्टिकल नंबर 30 ऊपर ही लिखा हुआ है। इसमें अपने किसी भी तरह का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटीज़ को परमिट है कि किसी भी तरह का रिलीजियस इंस्टीट्यूशन वो लोग इस्टेब्लिश कर सकते हैं और स्टेट उनको एड देने में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, ठीक। तो आज की सारी वीडियो हो गई, चलो टिक मारते चलते हैं हमने आज क्या क्या पढ़ लिया। इक्वलिटी, फ्रीडम पहले वीडियो में, इसको दूसरी वीडियो में। ये एक्सप्लॉयटेशन, रिलीजन और एजुकेशनल राइट्स आज के वीडियो में। 6th 7th हम लोग कल की वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने जितने रेलिवेंट हैं सारे लेके आऊँगा मैं, मतलब अच्छे खासे क्वेश्चन अपन प्रैक्टिस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो चलो भाई आज के लिए इतना ही। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक मार दो, कमेंट करके कोई फीडबैक बता दो यार, ठीक है। अगर किसी भी तरह के मुझे इंप्रूवमेंट है, मेरी टीम में किसी को इंप्रूवमेंट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दो। अच्छा लगा तो अपने और भी जो तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो यार। देखो अगर लास्ट तक आ गए हो तो तुम्हें तो अच्छी लगी होगी तो तुम तो सब्सक्राइब करिए दो, ठीक है। चलो चलते हैं, तब तक के लिए कीप ग्राइंडिंग और कीप स्माइलिंग।